नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्त गुज़ारों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया गया था कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। अब अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने इन दरख्वास्तों को एक्सेप्ट किया। इन दरख्वास्तों पर जो फ़ैसला दिया गया उसके ख़िलाफ़ हुकूमत की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गईं। आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो इन इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कर रहा है, समाअत के दौरान जज साहब की तरफ से तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा से एक सवाल पूछा गया। उस सवाल ने नाज़रीन PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा को क्यों शर्मिंदा किया, सवाल क्या था और जज साहब के पूछे गए उस सवाल का सलमान अकरम राजा ने फिर क्या जवाब दिया और फिर आज की अदालती कार्रवाई क्या रही। सबसे पहले तो नाज़रीन इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, जैसे समीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने जब इंट्रा कोर्ट अपीलों पर अपनी अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया तो सलमान अकरम राजा, जिन्होंने आज अदालत को यकीन दहानी करवा रखी है कि वो अपने दलाइल को मुकम्मल करेंगे, दौरान समाअत उनकी जानिब से ये दलील पेश की गई कि आर्मी एक्ट में कोई भी ऐसी तरमीम नहीं हो सकती जिससे आप बुनियादी हकूक़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिए गए हैं उन बुनियादी हकूक़ को जो है वापस लिया जा सके। सलमान अकरम राजा ने कहा कि कानून के मुताबिक जुर्म का जो ताल्लुक़ है, अगर आपने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना है तो उस जुर्म का ताल्लुक़ जो है वो आर्मी एक्ट से होना ज़रूरी है। यहाँ पे नाज़रीन जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने उनसे ये सवाल किया कि राजा साहब ये बताएं कि आर्म फोर्सेस का अगर कोई शख्स घर बैठा है, वो अगर घर बैठे कोई जुर्म करता है तो उसका ट्रायल कहाँ पे चलेगा, क्या उसका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा। इसमें नाज़रीन सलमान अकरम राजा ने यह जवाब दिया कि मैं मिसाल आपको ये पेश करता हूँ कि पंजाब में कोई फ़ौजी जवान है, वो अपने घर पर बैठा है, पतंग उड़ाना जुर्म है, लेकिन पतंग उड़ाने के इस जुर्म पर उसका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा, वो आम कोर्ट में जो है उसका ट्रायल किया जाएगा। फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि कानून में पहली शादी के बाद दूसरी शादी के लिए बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है, तो अगर कोई फ़ौजी जवान जो है बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर लेता है तो इस सूरत में उसका ट्रायल कहाँ पे होगा। इस पर भी सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये दूसरी शादी वाला जो केस है ये मिलिट्री कोर्ट में नहीं भेजा जा सकता। फिर नाज़रीन आगे चल के जब सलमान अकरम राजा साहब अपने दलाइल दे रहे थे आर्मी एक्ट के हवाले से कि सेक्शन 2D जो है ये 1967 का कानून है, इसमें बुनियादी हकूक़ जो है वो भी मैसर रहते हैं लेकिन बुनियादी हकूक़ को वापस नहीं लिए जा सकते। इस पर नाज़रीन फिर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने सलमान अकरम राजा साहब से सवाल किया कि राजा साहब आपसे लाइटर नोट पे एक मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ, बड़े हल्के फुल्के अंदाज़ में। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि मेरे सवाल का बुरा ना मानिएगा, आप आजकल एक सियासी जमात के साथ आपकी सियासी वाबस्तगी है, जिस सियासी जमात के साथ आप जुड़े हैं, जब वो सियासी जमात बरसरे इक़्तिदार थी तो उनके दौर में आर्मी एक्ट में जो है एक तरमीम की गई थी और वो तरमीम जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि बड़ी गर्मजोशी के साथ की गई थी। मुस्कुराते हुए जब ये सवाल पूछा, क्योंकि वो बड़ा सख्त कानून जो है इमरान खान साहब के दौर में आर्मी एक्ट में तरमीम करके पास किया गया था, तो सलमान अकरम राजा साहब ने उसका जवाब दिया कि मैं तो हमेशा जो है वो अपोजिशन में रहा हूँ। जब वो इमरान खान साहब के दौर में ये कानून आर्मी एक्ट में तरमीम की गई, मैं उस वक्त भी अपोजिशन में था और मैंने तो हमेशा जब भी कोई बुनियादी हकूक़ से मुतसादम बात हुई है तो मैंने उससे अदालतों में चैलेंज किया है। और सलमान अकरम राजा साहब सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के ख़िलाफ़ तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दे पाया कि जब इमरान खान साहब के दौर में आर्मी एक्ट में वो तरमीम हो रही थी जिसका जिक्र जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान अपने सवाल में कर रहे थे, तो उस तरमीम को सलमान अकरम राजा साहब ने क्यों चैलेंज नहीं किया, इसका कोई जवाब नहीं दिया। बल्कि उनकी अपनी जो बात थी कि जब भी ऐसी कोई लेजिस्लेशन हुई है जो बुनियादी हकूक़ से मुतसादम थी, मैंने उसको चैलेंज किया, तो फिर इसका जवाब आना चाहिए था कि इमरान खान साहब के दौर में जो कानून साजी हुई थी, जनाब अफ़गान साहब, जस्ट लॉर्ड साहब, अपना जनाब लॉर्डशिप, मैंने उसको चैलेंज किया था, तो चैलेंज तो किया ही नहीं था। लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है कि मुश्किल सवाल था और उस मुश्किल सवाल से फिर वकील का वो कहते हैं ना कि किस खूबसूरती से निकलता है, तो खूबसूरती तो नज़र नहीं आई, लेकिन ऐसे लगा कि जवाब तो दे रहे हैं लेकिन नईम अख्तर अफ़गान साहब के उस सवाल पर जैसे सलमान अकरम राजा साहब जो है वो लाजवाब दिखाई दिए। फिर नाज़रीन आगे चल के जस्टिस मोहम्मद अली मदन साहब ने उनसे ये सवाल पूछा कि जो सेक्शन 2D है उसको कलअदम किया जा चुका है। जो पहले 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया, मैंने शायद गलती से पहले 3 रुकनी बेंच कहा,
जो पहले 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया उसमें आर्मी एक्ट का सेक्शन 102D जो है वो कलअदम किया जा चुका है। इन हालात में जब वो सेक्शन ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं, सेटिस्फाइड हो चुका है, ऐसा सिविलियन जो कि फ़ौज में मुलाजम है, वो अगर अपनी सिविलियन मुलाजमत, अपनी जिम्मेदारियों की आड़ में किसी दुश्मन मुल्क का एलिमेंट बन जाता है, जासूस बन जाता है, तो उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी? ऐसा सिविलियन जो कि है तो आर्मी में, लेकिन आर्मी में होने के साथ साथ उसकी तरफ से जो खुफिया राज हैं वो दुश्मन मुल्क को जो है वो दिए जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उसका ट्रायल कहाँ पे होगा? इस पे नाज़िर सलमान अकरम राजा ने जवाब ये दिया कि वो तो आर्मी एक्ट के ताबे होगा, ऐसा जो भी शख्स है तो उसका जो ट्रायल है वो तो किया जाएगा जो है मिलिट्री एक्ट के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि राजा साहब आप बात कर रहे हैं कि आर्मी एक्ट के तहत जो है उसका ट्रायल हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं कि जब ऐसा कोई शख्स पकड़ा जाएगा तो उसे मुलाजमत से निकाल दिया जाएगा, लेकिन मैं मुलाजमत से निकालने की बात नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ कि उस जासूस का ट्रायल आप कहाँ पे करेंगे? तो जैसे जमाल खान मंदोखेल ने फिर दरअसल इस सवाल का जवाब दिया कि अगर कोई ऐसा शख्स, कोई एलिमेंट पकड़ा जाता है तो उसका जो ट्रायल है वो दोनों ट्रायल एक साथ होंगे, यानी उस शख्स के खिलाफ जो सिविलियन भी है, आर्मी एक्ट के ताबे भी है, उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी होगी, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी होगी, लेकिन दूसरी साइड पे उसके खिलाफ जो है मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल भी जो है वो भी जारी और सारी रहेगा। माफ़ी कीजिएगा नाज़रीन, एक ज़रूरी कॉल थी, बहुत ज़रूरी कॉल थी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ बीच में कॉल लेने की। फिर नाज़रीन जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब से कहा कि ये 2D का बार बार जिक्र किया जा रहा है, जो सेक्शन कलअदम किया गया ये 1967 में ऑर्डीनेंस के ज़रिए लाया गया था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि ऑर्डीनेंस की एक मियाद होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑर्डीनेंस अपनी मियाद ख़त्म करके मतरूक हो चुका हो और जो पब्लिशर है उसकी तरफ से बार बार ये ऑर्डीनेंस जो है इसे कानून की किताब में जो है वो शामिल किया जा रहा हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि 1967 में ऑर्डीनेंस के ज़रिए आर्मी एक्ट में 2D1 जो है वो लाया गया। 1973 के आइन के बाद जो ऑर्डीनेंस की मियाद है वो पहले 120 दिन, फिर 120 दिन, फिर आपको उसको पार्लियामेंट में पेश करना है। चेक करें कि ये जो ऑर्डीनेंस है उस वक्त के आइन में ऑर्डीनेंस की मियाद क्या थी जब ये 1967 का ऑर्डीनेंस, इसमें सेक्शन 2D शामिल किया गया था जिसके तहत सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, इसकी मियाद क्या थी? जिसमें नाज़िर सलमान अकरम राजा ने उसको चेक किया, उन्होंने कहा जी मैं वक्फे के बाद इसका जवाब दूंगा। तो वक्फे के बाद नाज़िर सलमान अकरम राजा ने यह जवाब दिया कि मैंने रिकॉर्ड चेक किया है, दिसंबर 1967 में पार्लियामेंट के जरिए सेक्शन 2D1(2) की मंजूरी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने FB केस पर नजरसानी किए बगैर आर्मी एक्ट की शिकों का जायज़ा लिया। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने उनसे सवाल पूछा कि क्या हम आइन के पाबंद हैं या अदालती फैसलों के पाबंद हैं, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम है, लेकिन अदालत के लिए फैसले मानना ज़रूरी नहीं, अदालत ने आइन को देखना होता है। तो ये नाज़रीन आज की समाअत मिलिट्री कोर्ट की सिविलियन के ट्रायल के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। अब नाज़रीन आ जाते हैं अपनी दूसरी खबर पे। बाबर सत्तार साहब ने फिर क्या गलती कर दी? नाज़रीन एक तो 5 जजेस का लेटर था जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी के हवाले से आमिर फारूक साहब को लिखा गया, चीफ जस्टिस अफरीदी साहब को लिखा गया। एक अलग से ख़त जो है वो जैसे बाबर सत्तार साहब ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को लिखा। अब नाज़रीन बाबर सत्तार साहब के इस लेटर में वो एतराज़ात भी उठाए गए जो ऑलरेडी वो पहले अपनी रिप्रेजेंटेशन में उठा चुके थे कि जजेस की जो सीनियरिटी है वो नए सिरे से होगी, ट्रांसफ़र पर आने वाले जो जज हैं वो जूनियर जज होंगे और उनको नया हलफ भी उठाना पड़ेगा। लेकिन अपने ख़त में जो कि बाबर सत्तार साहब ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को लिखा, उसमें बाबर सत्तार साहब ने कहा कि अगर चलें कुछ फ़र्ज़ करके इन जजेस को हम जजेस मान भी लेते हैं, क्योंकि इन्होंने हलफ नहीं उठाया, हम इनको जज नहीं मानते, लेकिन चलें इनको जज मान भी लिया। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, आपने जो इन जजेस के आने के बाद इंतज़ामी कमेटी की जो कंपोजिशन चेंज की है और नई इंतज़ामी कमेटी में आपने जस्टिस डोगर को शामिल कर लिया है, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू को शामिल कर लिया है, ये आपने इन 2 जज साहबान को कैसे शामिल कर लिया? जो रूल्स हैं, जुडिशल सर्विस के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक तो इंतज़ामी कमेटी में चीफ जस्टिस हो सकता है और सीनियर जजेस शामिल हो सकते हैं। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू जो कि तबादले पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं और सीनियरिटी लिस्ट में जूनियर जज हैं, 9वें 10वें नंबर पे हैं, आपने उन्हें इंतज़ामी कमेटी में कैसे शामिल कर लिया? तो नाज़रीन आज ये खबर भी वाज़ेह हुई है कि दरअसल जिस रूल्स का हवाला दे रहे थे जैसे बाबर सत्तार साहब, शायद उन रूल्स को पढ़ने में बाबर सत्तार साहब को गलती हुई है, उन रूल्स को पूरा नहीं पढ़ा गया।
असद मलिक साहब ने अपने व्लॉग में बड़ी डिटेल के साथ बताया है कि जो मुतल्लिका रूल्स है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी के हवाले से, उसमें यह लिखा गया है कि चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस उसमें शामिल होंगे, लेकिन चीफ जस्टिस की सवाबदीद भी है कि अपनी मर्जी से भी वो किसी जज को, यानी सीनियर जजेस में से दो में से किसी एक की जगह पे किसी और जज को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये अब असद मलिक साहब के मुताबिक कि ये बाबर सत्तार साहब ने अपने ख़त में गलती की है। जुडिशल रूल जो हैं वो आमिर फारूक साहब को इस बात की इजाज़त देते हैं, राइट देते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन देते हैं कि वो खादिम हुसैन को नई इंतज़ामी कमेटी में जूनियर, बेशक जूनियर जज हैं, उनको शामिल कर सकें, बल्कि ये भी रूल्स उनको इजाज़त देते हैं कि खादिम हुसैन साहब को छोड़ के जो सुप्रीम कोर्ट के, अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जूनियर से जूनियर जज हैं जस्टिस मोहम्मद आसिफ, उनको भी शामिल कर सकते हैं। तो ये बाबर सत्तार साहब से गलती हुई है, लेकिन बहरहाल अभी बाबर सत्तार साहब का लेटर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और आमिर फारूक साहब की तरफ से इस लेटर का जवाब अभी आना जो है वो बाकी है। अब बज़ाहिर तो लग रहा है कि आमिर फारूक साहब का सुप्रीम कोर्ट में, अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आखिरी दिन है और कल वो शायद सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ भी उठाएंगे। तो देखते हैं कि जो बाबर सत्तार साहब का ये लेटर है, इस पर आमिर फारूक साहब का जवाब आता है तो क्या आता है, नहीं आता तो फिर क्या इस ख़त पर अगले जो कायम मकाम फौरी तौर पर चीफ जस्टिस लगेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, क्या फिर उनकी तरफ से रिस्पॉन्ड किया जाएगा इस ख़त पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब को। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं जो 5 जजेस की जानिब से रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को भिजवाई गई थी। अब हमने आपके साथ खबर तो परसों शेयर कर ली थी कि वो जो रिप्रेजेंटेशन है 5 जजेस की, उसे आमिर फारूक साहब ने रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है, और जो उन्होंने सीनियरिटी जारी की थी उस सीनियरिटी को आमिर फारूक साहब ने बरकरार रखा है, और जज साहबान का जो लेटर है रिप्रेजेंटेशन के हवाले से इसको मुस्तरद कर दिया है, टर्न डाउन कर दिया है। अब नाज़रीन आमिर फारूक साहब ने अपना ये फैसला भी, जो कि 8 सफ़ात का है, ये जारी कर दिया है। और इस 8 सफ़ात के फैसले में नाज़रीन आमिर फारूक साहब ने जो अपने साथी जजेस हैं जिन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, बाबर सत्तार साहब हैं, जहांगीरी साहब हैं, जिसमें समन रिफत इम्तियाज़ साहबा हैं, जिसमें जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब हैं, उनको माई डियर कुलीग कहकर मुखातब किया, यानी रिस्पेक्ट के साथ उनको जवाब दिया है। यानी हम बेशक व्लॉग्स में ठहर के बात कर रहे होते हैं कि जज साहबान में बड़ा इख्तलाफ है, लेकिन आपस में इनकी जो कॉरस्पॉन्डेंट होती है जज साहबान की, जो आपस में गुफ्तगू होती है, उसमें ये बड़ी मोहब्बत और एहतराम के साथ एक दूसरे का, मतलब बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं आपस की। तो इसमें माई डियर कुलीग कह के आमिर फारूक साहब ने 5 जजेस की जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन भिजवाने वाले जजेस को मुखातब किया और फिर उनको कहा कि आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि 1 फरवरी को जो 3 जजेस का ट्रांसफ़र का वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि 1 फरवरी 2025 को जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन में ये वाज़ेह है कि ये दीगर हाई कोर्ट में जजेस के ओहदों पर काम कर रहे थे, ये नए अपॉइंटी नहीं है, ये ट्रांसफ़र जजेस हैं। आगे चल के जैसे आमिर फारूक साहब अपने फैसले में ये कहते हैं कि जो सरफराज डोगर साहब लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जज का जो हलफ है वो 8 जून 2015 को लिया था, और जैसे खादिम हुसैन सोबरू जो कि सिंध हाई कोर्ट से आए हैं, उन्होंने 14 अप्रैल 2023 को सिंध हाई कोर्ट के जज का हलफ उठाया था। इसी तरीके से आमिर फारूक साहब ने अपने साथी जजेस का ये कहा है कि जस्टिस आसिफ जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आए हैं, उन्होंने 20 जनवरी 2025 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज के ओहदे का हलफ उठाया था। अब आमिर फारूक साहब अपने इस लेटर में, अपने इस फैसले में 5 जजेस को ये बता रहे हैं कि ये जो जजेस का तबादला हुआ है ये आइन के आर्टिकल 200 के तहत हुआ है, और अपने फैसले में आमिर फारूक साहब ने अपने कुलीग जजेस को ये आइन का आर्टिकल 200 लिख के पढ़वाया भी है कि इसको पढ़ें, और इसको पढ़ें। इसमें तो वाज़े तौर पे लिखा है कि ये सदर पाकिस्तान का अख्तियार है कि वो मुतल्लिका जजेस से कंसेंट लेने के बाद उन जजेस को किसी हाई कोर्ट में जिसमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ये कह रहे हैं कि आइन जो है उसमें जो तबादला है और जो जज का ट्रांसफ़र है उसमें वाज़े तौर पे फ़र्क मौजूद है, फ़र्क रखा गया है। फ़र्क को आप देख सकते हैं, फ़र्क को आप पढ़ सकते हैं कि ट्रांसफ़र कुछ और चीज़ है और जजेस की अपॉइंटमेंट कुछ और चीज़ है। आगे चल के फिर आमिर फारूक साहब ने इसको एक्सप्लेन भी किया है। आमिर फारूक साहब ने कहा कि आइन हमारा जो है वो ट्रांसफ़र के हवाले से खामोश है कि ट्रांसफ़र जजेस ने हलफ लेना है नहीं लेना, लेकिन हमारे पड़ोस में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है, वहाँ पर जजेस के ट्रांसफ़र होते हैं, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर चुकी है कि जब किसी जज का ट्रांसफ़र होगा उसके ट्रांसफ़र के साथ जो उसकी सीनियरिटी होगी वो ट्रैवल करेगी। उस जज को नए सिरे से कोई हलफ नहीं उठाना। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि ट्रांसफ़र जो है वो महज ट्रांसफ़र है, वो किसी जज की नई तकर्री नहीं है।
आमिर फारूक साहब ये कहते हैं कि जुडिशल कमीशन के ज़रिए अगर अपॉइंटमेंट हो तब जज को हलफ उठाना है। जजेस के ट्रांसफ़र में जुडिशल कमीशन का कोई रोल नहीं, कोई किरदार नहीं। आगे चल के आमिर फारूक साहब ये कहते हैं कि जो 3rd शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि जजेस के हल्फ से मुतल्लिक है, इसका ये मतलब नहीं कि जजेस तबादले पे आएंगे तो उनको नया हल्फ उठाना पड़ेगा। आमिर फारूक साहब ये कहते हैं अपने इस जवाब में कि फ़ारूक इरफान साहब का भी सीनियरिटी का इशू आया था। जस्टिस मंसूर शाह साहब के दौर में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उन्होंने भी सीनियरिटी के हवाले से अपने चीफ जस्टिस से रजू किया था और उसमें यही डिक्लेयर किया गया था कि जो एडिशनल जज पहले हल्फ उठाता है उसकी सीनियरिटी पहले होती है, जो एडिशनल जज बाद में हल्फ उठाता है उसकी सीनियरिटी बाद में आती है। जो पहले हल्फ उठाएगा उसकी सीनियरिटी पहले आएगी। और फिर आमिर फारूक साहब ने इस नुक्ते को भी क्लियर किया है कि जहां एक हाई कोर्ट की अपनी सीनियरिटी लिस्ट होती है जज साहबान के माबैन दरमियान, वहीं इंटरनल जो हाई कोर्ट्स होती हैं, हाई कोर्ट्स के माबैन भी एक सीनियरिटी लिस्ट का सीनियरिटी का कंसेप्ट मौजूद है। तो सरफराज डोगर साहब पुराने जज हैं, 2015 में उन्होंने हल्फ उठाया है। आमिर फारूक साहब ये कहते हैं कि हाई कोर्ट के माबैन भी सीनियरिटी का तस्वर जो है मौजूद है। तो जिस पे आमिर फारूक साहब कहते हैं कि नए आने वाले जजेस को, ट्रांसफ़र पर आने वाले जजेस को किसी किस्म का हल्फ उठाने की ज़रूरत नहीं। तो इसके लिए उन्होंने आर्टिकल 194 का, आर्टिकल 196 का, आर्टिकल 200 का हवाला दिया है कि इसकी रोशनी में मैंने नए जजेस के ट्रांसफ़र के बाद जो सीनियरिटी लिस्ट जारी की थी वो सीनियरिटी लिस्ट बिल्कुल ठीक है। सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज बनते हैं, मैं उस सीनियरिटी लिस्ट को बरकरार रखता हूँ और आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है इसको मैं टर्न डाउन करता हूँ। अब नाज़रीन, ये जो आमिर फारूक साहब ने जारी किया है अपना फ़ैसला जजेस की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, जुडिशल कमीशन का इजलास तो हुआ था 10 फरवरी को, लेकिन ये जो फ़ैसला आमिर फारूक साहब ने नाज़रीन तहरीर किया है, ये आमिर फारूक साहब ने फ़ैसला 8 फरवरी को ही तहरीर कर दिया था, लेकिन ये फ़ैसला उनके सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के बाद, सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर मंजूरी होने के बाद, उसके बाद मंजर आम पे आया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे ज़्यादा चाहते हैं अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।